हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन भी लगा रहे होंगे। सो नाउ आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग बात करेंगे बेटा कैलोरीमेट्री के लेक्चर 4 की। ठीक है, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स थे उनको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कैलोरीमेट्री के लेक्चर 4 में चेंजेस ऑफ फेज। फेज का मतलब स्टेट के चेंजेस की बात करते हैं कि स्टेट किस तरीके से चेंज होते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा एक आप देखेंगे एक फिगर है, तो आपको यहाँ सब कुछ डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। एक स्टेट ऑफ मैटर होता है दैट इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है बेटा, तो आपको यहाँ लाइन दिखाई दे रही होगी, व्हेन द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड then process is called melting, then the process is called melting, and when the liquid changes into gas then the process is called vaporization, that is called vaporization. Now next, when the gases changes into liquid then it is called condensation, and when the liquid changes into solid then it is called freezing. ये तो हम लोग कॉमन जानते हैं, but when the solid directly changes into gas, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड व्हेन द गैस इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इसको साथ साथ हम लोग डेपोजिशन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डेपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डेपोजिशन भी बोलते हैं। तो ये होता है बेटा सारा प्रोसेस हमारे चेंज ऑफ स्टेट के प्रोसेस में। अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से स्टेट चेंज होते हैं और उनके प्रोसेस का ये नाम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ज्यादातर सॉलिड की मेल्टिंग और लिक्विड के गैस की बात करेंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड द फ्यूजन, देखिए मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही टर्म होता है, कुछ अलग अलग नहीं है, यहाँ सब कुछ सेम है। मेल्टिंग बोलिए या फ्यूजन बोलिए, सेम चीज होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा मेल्टिंग एंड द फ्यूजन से। व्हाट इज मेल्टिंग और व्हाट इज फ्यूजन? व्हेन द सॉलिड चेंजेस इन इट्स लिक्विड स्टेट, ठीक है, बाय गेनिंग द हीट एनर्जी या फिर बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी, तब वो अपने लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। देन प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। देखिएगा क्या कह रहा है, मेल्टिंग एंड द फ्यूजन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड फेज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब यहां पे एक टर्म बोल दिया बेटा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। यानी कि सॉलिड हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और सॉलिड बना रहेगा, और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर, उस टेम्परेचर पर आकर वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, और उसके बाद फिर उसकी हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। आगे कह रहा है द कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा हाँ, वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। The constant temperature at which the solid changes into liquid is called the melting point of the solid. ठीक है, तो सॉलिड को हीट करते रहेंगे और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो आएगा और फिर गैस लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन। और इसके इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके हीटिंग कर्व को देखता हूं, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है आइस का। मान लेते हैं आइस है, आइस को हीट मिलती है तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है। तो कह रहा है हीटिंग कर्व ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग। अब पहले आप आइस को समझिए, जैसे मान लीजिए आइस, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा एमपी, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का आइस सॉलिड होता है, और इसी 0 डिग्री सेल्सियस, इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। मान लीजिए ये लिक्विड बन गया, तो ये आइस भी इस टाइम 0 डिग्री सेल्सियस का होगा, और इसी टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, अपने लिक्विड स्टेट में जाएगा, और यहां पर ये जो लिक्विड बन रही है ये इस टाइम 0 डिग्री सेल्सियस की होगी, उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो मान लेते हैं इस आइस का टेम्परेचर पहले कुछ काफी डाउन था, तो ये हीट लेता गया, इसका टेम्परेचर राइज होता गया, पहले -10 था, फिर -9, फिर -8, ऐसे करते करते ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर भी इसको हीट मिल रही है, तो ये अपने टेम्परेचर को राइज नहीं कर रहा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद अपने स्टेट को पहले चेंज कर रहा है। अपना स्टेट चेंज किया, ठीक है, स्टेट चेंज करने के बाद इसने लिक्विड स्टेट में आ गया, अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। तो 0 डिग्री यानी कि सेम टेम्परेचर पर ये दो स्टेट में होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड और गैस में होता है। तो पहले इसके आप ग्राफ समझिएगा। देखिए होता गैस के ग्राफ में, ये दिया है टाइम और ये दिया है टेम्परेचर।
ठीक है, ये दिया है टाइम और ये दिया है टेम्परेचर। अब हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है और टाइम अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर इसको हीट किया गया। थोड़ी देर मान लीजिए हम हीट कर रहे हैं तो हमारे ग्राफ में जा रहा है 120 सेकंड, इट इज अप्रॉक्स 2 मिनट तक हमने आइस को हीट किया, तो ये अभी भी आइस था, ठीक है, और ये अचानक से वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ और फिर इसका वाटर में, इस पॉइंट पर वाटर में ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर स्टिल 0 डिग्री है, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। अभी इतने देर में केवल प्रोसेस कन्वर्जन का चल रहा है बेटा, केवल सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन का प्रोसेस चल रहा है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब ये बन गया वाटर। अब ये वाटर क्या होगा, अब इसके टेम्परेचर राइज होगा, धीरे धीरे राइज होगा। तो इसका एक बेसिक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें कई सारे आइस क्यूब डाल दीजिए, ठीक है। आइस क्यूब डालने के बाद आपने उसमें थर्मामीटर लगा लेना है, थर्मामीटर लगा लीजिए केयरफुली। अब आप देखिए, जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं होगा, अगर आइस जब तक मेल्ट नहीं होगा बेटा, तब तक थर्मामीटर पे आपको टेम्परेचर स्केल 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। जब सारा आइस मेल्ट हो जाएगा तब भी 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा, लेकिन जैसे ही सारा आइस मेल्ट हुआ तुरंत से टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब तक आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। उसके बाद आइस का टेम्परेचर लिक्विड का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। तो इसके लिए इसने ग्राफ बनाया गया प्रैक्टिकली, जो कि अबाउट 2 मिनट दे रहा है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी आइस है, ऐसा नहीं है कि बस 2 मिनट फिक्स है, ये डिपेंड करता है बेटा कि आपके पास कितनी आइस है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। तो ये था हमारा हीटिंग कर्व ग्राफ, जो कि आइस को मेल्ट करने के लिए हमने बनाया गया हुआ, ठीक है। आगे कह रहा है चेंज इन द वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। जब मेल्टिंग होती है, जब मेल्टिंग का प्रोसेस होता है तो वॉल्यूम में क्या चेंज आते हैं। तो देखिएगा बेटा, अगर मैं बाकी अदर सबस्टेंस की बात करूं और उनको कंपेयर करूं वाटर से, तो वाटर एक अलग काइंड का सबस्टेंस होता है। मेल्टिंग पे होता क्या है कि ज्यादातर सबस्टेंस मेल्टिंग पर एक्सपेंड करते हैं, लेकिन वाटर मेल्टिंग पर एक्सपेंड नहीं करता। देखिए होता क्या, समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस लाइक लेड, वैक्स एटसेट्रा एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, बट सम सबस्टेंस लाइक आइस, जब आइस मेल्ट होती है बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, जब आइस मेल्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये मेल्ट नहीं करती है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग वाटर चैप्टर पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आपको मालूम होगा कि वाटर चैप्टर में वाटर का एक नेचर होता है दैट इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का होता है कि मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का मिनिमम वॉल्यूम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का मिनिमम वॉल्यूम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होती है। इसका मतलब अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का वाटर हुआ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, 4 डिग्री सेल्सियस से कम का वाटर हुआ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे कह रहा है बट द मोस्ट सबस्टेंस लाइक आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, अब जब ये मेल्ट हो रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है बेटा। तो उसी को यहां पर लिख रहा है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से। बट द सम सबस्टेंसेस लाइक आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि वाटर का, नॉर्मल वाटर जो होता है, अगर आप आइस, आपके घर में फ्रीज होता है, आप आइस जमाते हैं, नॉर्मल वाटर आप किसी वेसल में वाटर ले लीजिए, उसको पूरा फिल कर लीजिए, अब आप उसको फ्रीजर में डालते हैं, जब उसमें आइस जम जाती है तो क्या होता है बेटा, आपको दिखाई देता है कि वो हल्का सा कुछ ज्यादा ही वॉल्यूम कवर कर लेती है। इसका मतलब वाटर जब ठंडा होता है, जब आइस बनता है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन मेल्टिंग। तो यही आइस जब मेल्ट होता है तो इतने के इक्वल आ जाता है, देन इट मींस ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आइस ऑन मेल्टिंग क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करती है। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पर। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, देखिए यहां क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब भाई प्रेशर का इफेक्ट ऐसे पड़ेगा कि ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेशर का इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट पे, देखिएगा कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो भी हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सबस्टेंस विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, एक्सक्यूज मी बेटा, ओके ठीक है, आगे देखते हैं। क्या रहा है, the melting point of the substance which contract on melting like ice decreases by the increase of the pressure। क्या कह रहा है कि melting point substance like ice, तो अगर ice के मान लेते हैं
तो ये कह रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग इन द प्रेशर। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस बाय 0.0072 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 एटमॉस्फेयर राइज इन प्रेशर। फॉर एवरी 1 एटमॉस्फेयर राइज इन प्रेशर, ठीक है। और इस प्रेशर से होता क्या, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता उनका, इसलिए इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। On the other hand, the melting point of the substance such as wax, lead, etc., which expand on melting, increases the increase in the pressure। तो लगभग सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन वाटर के साथ क्या होता है बेटा कि अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, और वो भी कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होने पर 0.0072 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है उसके मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है बेटा। तो ये आइस के लिए यानी कि वाटर के लिए सिर्फ ये लगभग होता है, और बाकी अदर सबस्टेंस के लिए हम लोग ये चीज प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, क्योंकि वाटर का एक अलग नेचर होता है बेटा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा। आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ द इंप्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। इंप्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बेटा अगर इंप्योरिटीज है, ठीक है, अगर जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज होगी मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करता है। तो क्या कह रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सबस्टेंस डिक्रीजेस बाय द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन इट। अगर ज्यादा इंप्योरिटी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इंप्योरिटीज ज्यादा है तो इंप्योरिटी का तो अलग हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। अब ये वेपोराइजेशन या बॉइलिंग क्या है, तो आपको मालूम है कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहलाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन और द बॉइलिंग। एंड जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है, चेंज होता है लिक्विड गैस में, उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या वेपोराइजेशन पॉइंट। क्या कह रहा है, द चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू गैस और वेपर phase on absorption of heat at a constant temperature is called vaporization। ये कहलाता है वेपोराइजेशन टेम्परेचर। और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये काम होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच वेपोराइजेशन अकर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके बेटा, ओके आगे देखते हैं। अब इसका हीटिंग कर्व देखते हैं ग्राफ के लिए, और इसका हम लोग हीटिंग कर्व देखते हैं वाटर के लिए। तो होता क्या, वाटर है, अब देखिएगा वाटर का एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस मान रहे हैं। हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो वाटर पे थोड़ा सा आइस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इसलिए हम केवल लिक्विड ले रहे हैं जिसका इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको कुछ देर तक हीट प्रोवाइड किए, लगभग 30 सेकंड तक इसको हीट प्रोवाइड करते रहे, और ये यहां पर आके 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें वाटर मिल गया। अब इसके बाद जब हम इसको हीट देंगे बेटा, तो ये इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इसके बाद जब तक कि कंप्लीट वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि जब तक कि ये स्टीम कंप्लीटली नहीं बन जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, और ये 100 डिग्री ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब इसके बाद आप कितना भी टाइम तक टेम्परेचर दीजिए, लेकिन जब तक वो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने भी देर तक अगर आप इसको हीट कर रहे हैं, वो वाटर है, जब तक बॉइलिंग का प्रोसेस पूरा नहीं होता है तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि जब तक कंप्लीट वाटर कंप्लीट स्टीम में नहीं चेंज होगा तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब देखिए यहाँ कंप्लीट 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर। अब आप कितने भी टाइम तक हीट दीजिए, ये पूरा बॉइलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से बेटा हीटिंग कर्व बनता है किसका, वाटर का। ये वेपोराइजेशन कर्व हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। ओके, आपने देखा था अभी मेल्टिंग का, और ये हो जाता है आपके वेपोराइजेशन या हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। ओके बेटा, वहां आइस का कर्व था, यहाँ वाटर का कर्व हो गया। ओके, आगे देखते हैं। चेंज इन द वॉल्यूम ऑन बॉइलिंग। बॉइलिंग होने से चेंज क्या था, देखिएगा बेटा, जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे थे तो वो सॉलिड और लिक्विड के चेंज में ज्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर लिक्विड टू गैस होता है तो फिर इसका इस नेचर का फॉलो यहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो चुका होता है, और इस हाई टेम्परेचर पे कुछ भी ऐसा एक्सटेंड, मतलब कुछ भी एक्सेप्शनल टाइप का कुछ नहीं बचता यहाँ पर। तो कह रहा है चेंज, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन द वॉल्यूम ऑन द बॉइलिंग। ऑब्वियस सी बात है, ऑल लिक्विड्स ऑन बॉइलिंग क्या करते हैं, ऑल लिक्विड्स ऑन बॉइलिंग क्या करते हैं, अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, ठीक है।
कह रहा है फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकम 760 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अगर होगा 100 डिग्री सेल्सियस का, तो जब वही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बन जाएगी तो वो 1760 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सो देन इट मींस जब बॉइलिंग होगी तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, यानी कि वो उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो लिक्विड इंक्रीज करता है ऑन बॉइलिंग। ठीक है, ओके। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सेम एज बाकी अदर तरीके से काम करेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद द, सॉरी यहां द है बेटा, यहां द सही से लिखाया नहीं है, यहां पर द होगा दी। ठीक है, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्रेशर एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द प्रेशर, यानी कि ये सेम एज वर्क करता है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बॉइलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन लिक्विड। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ द इंप्योरिटीज ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, इंप्योरिटीज का क्या फर्क आएगा? तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर इंप्योरिटी है तो इंक्रीज करेगा। तो क्या रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑन द लिक्विड इंक्रीजेस बाय एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू इट, इंप्योरिटीज डालने से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल होंगे। अच्छा, आप एक काम करिए, ये जो इफेक्ट मैंने आपको बताए हैं यहां पर, जैसे आप देख रहे हैं आइस के लिए या फिर लिक्विड के लिए, आप एक बार ट्राई करिएगा कि ये डेली लाइफ के फेनोमेना आपको कहां देखने को मिलते हैं। ये डेली लाइफ के फेनोमेना आपको डेली लाइफ में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आइस की बड़ी बड़ी ब्रिक्स आती हैं, बड़ी आइस की ब्रिक्स में लोग क्या कर देते हैं, सॉल्ट थोड़ा सा डाल देते हैं। सॉल्ट क्यों डालते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, अब आप इसको सोचिएगा कि सॉल्ट क्यों डाला जाता है। आइस पर, बड़े आइस ब्रिक्स पर हम सॉल्ट क्यों डालते हैं? ऐसा क्या होता है कि सॉल्ट डालने की जरूरत हमें पड़ जाती है? तो इसको जब आप सोचेंगे तो आई थिंक आपको एक आंसर मिलता जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सब डेली लाइफ के फेनोमेना है बेटा, आप इसको सोचिएगा फिर कमेंट करिएगा जरूर से। अगर आपको इसका आंसर मिलता है देन इट इज गुड, नहीं मिलता तो फिर मैं आपको बताऊंगा, बट आप इसको सोचिएगा जरूर। या फिर जो लोग आइस ब्रिक पर सॉल्ट डालते हैं आप उनसे भी एक बार ट्राई करिएगा, डिस्कस करिएगा। ओके, तो क्यों डालते हैं, तो आपको यहां पर डायरेक्टली आंसर मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है, और आप इसको डायरेक्टली जब रिलेट करेंगे ना बेटा, तो आपके लिए ये फिजिक्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स हमारे डेली लाइफ का ही पार्ट होता है बेटा। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है ये हमारे लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है आगे लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देखिएगा बेटा, यहां पर एंड है, ये डी है, एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो हम लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सिंस द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इन द चेंज, एब्जॉर्ब या लिबरेट, यानी कि एब्जॉर्ब करना या निकालना। सिंस द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लिबरेट इन चेंज ऑफ फेज, यानी कि स्टेट को चेंज करने में आप एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करते हैं या तो लिबरेट करते हैं। is not externally manifested by any rise or fall in temperature, it is called the latent heat। यानी कि एक, जैसे मान लीजिए मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूं, आइस 0 डिग्री सेल्सियस का है, आप इसको कंटिन्यू हीट दे रहे हो, लेकिन ये पहले क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनता है। ठीक है, तो क्या आप जब आइस का टेम्परेचर मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट होकर आया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप इसको क्या कर रहे हो, कंटिन्यू हीट दे रहे हो, लेकिन क्या इसका टेम्परेचर चेंज हुआ? स्टेट केवल चेंज हुआ, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। टेम्परेचर स्टेट चेंज होने के बाद आएगा, यानी कि अब जब तक ये जितनी हीट ले रहा है वो केवल हीट को क्या कर रहा है, स्टेट चेंज करने के लिए रख रहा है। ये सारी हीट को एब्जॉर्ब करके सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेट चेंज करेगा। तो जब स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हो जाती है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। उसे हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट बोल देते हैं। अब यही बन जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऐसे बनता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं बेटा, आई तो वही कह रहा है, नॉट एक्सटर्नली मैनिफेस्टेड बाय एनी राइज और फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि कुछ भी यहां पर चेंज नहीं होता है, यानी कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है, केवल स्टेट चेंज होता है। इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए फेज इज द क्वांटिटी ऑफ द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब देखिए क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट फेज ऑफ ए फेज
यानी कि किसी भी मैटर की जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब और लिबरेटेड बाय द यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस फॉर ए चेंज इन इट्स फेज। यानी कि मैटर के स्टेट में चेंज इन इट्स फेज का मतलब चेंज इन इट्स मैटर, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर के चेंज में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की या रिलीज करने की, उसी और एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देन इट मींस द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए स्टेट या मैटर, ठीक है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए फेज इज द क्वांटिटी ऑफ द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और लिबरेट बाय द यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस फॉर द चेंज इन इट्स फेज एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो हमारा स्पेसिफिक लेटेंट हीट, नॉर्मली इसको L से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द हीट एब्सॉर्ब्ड और लिबरेट, ठीक है, फॉर द चेंज ऑफ फेज, जितनी हीट एब्सॉर्ब किए या फिर जितनी हीट रिलीज किए स्टेट को चेंज करने के लिए, और बाई मास, उसका टोटल मास। तो हम निकाल लेंगे कि उस बॉडी की स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी होती है, यानी कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज इक्वल टू द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और लिबरेट बाय द मास। सो देन इट मींस यहां पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का मतलब क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू द मास इनटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट। एनर्जी इज इक्वल टू द मास इनटू specific latent heat is the energy absorbed by the body or liberated by the body to change its state. Okay, आगे specific latent heat of fusion of ice, specific latent heat of fusion of ice, ice की fusion की specific latent heat कितनी होती है। तो भैया अभी मैं यही समझा रहा था, कितना आएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्या कह रहा है, the specific latent heat of melting of ice is the heat energy required to melt a unit mass of ice at 0 degree Celsius to water at 0 degree Celsius without any change in the temperature। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर जिस हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ओके, आगे कह रहा है on the other hand the specific latent heat of fusion of ice is the heat energy released। ठीक है, फ्यूजन को हम लोग यहां भी बोल दे रहे हैं, the heat energy is released when a unit mass of water at 0 degree Celsius to ice 0 degree Celsius without any change in the temperature। ठीक है, तो यही सेम चीज हो जाएगा मेल्टिंग के लिए, यही मेन चीज हो जाएगा फ्रीजिंग के लिए, सारी चीजों के लिए यही चीज हम यूज कर लेते हैं। ओके, आगे explanation of the latent heat of melting on the basis of the kinetic model। अब इसको काइनेटिक मॉडल पे समझते हैं। अब देखिए होता क्या, सिंपली आप क्या करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। अब जब उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उनका मोशन जो होता है वो काफी वेगोरसली या रैपिड मोशन होता है। अब मोशन ज्यादा फास्ट होने की वजह से, उनके पार्टिकल्स का वाइब्रेशन फास्ट होने की वजह से उन पार्टिकल्स के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है बेटा, वो वीक होने लगता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच के स्पेसेस इंक्रीज होंगे, और जब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, कंटिन्यू टेंपरेचर बढ़ रहा है, कंटिन्यू स्पेस इंक्रीज होता जाता है, और एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर आकर वो स्पेस इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि टेंपरेचर तो वहीं स्टिल है, वो तुरंत अपनी स्टेट को चेंज करता है और उसके बाद वो उसी टेंपरेचर पर रहता है। आफ्टर देन स्टेट जब चेंज हो जाती है फिर उसके बाद वो टेंपरेचर को राइज करता है। तो क्या कह रहा है, when a solid changes into liquid without any change in the temperature the average kinetic energy of the molecule does not change। यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, बट द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज एन एवरेज इंक्रीजेस। लेकिन सेपरेशन, मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यू हीट लेते जा रहे हैं। अब हीट लेने का मतलब टेंपरेचर कंटिन्यू राइज करना भी नहीं होता है, लेकिन इसको इस टर्म में हम लोग समझते हैं। लेकिन जब स्टेट का चेंज होता है तो पहले तो हीट इंक्रीज करती है तो टेंपरेचर भी चेंज होता है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर आके जब वो अपने स्टेट को चेंज करता है तो वहां पर टेंपरेचर कांस्टेंट हो जाता है और हीट कंटिन्यू इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है जब सेपरेशन होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का तो उसको वहां कोई फर्क नहीं है, वहां हीट इंक्रीज करती हुई मानी जा रही है। आगे, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्यों यूज करते हैं,
स्नो ऑन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। माउंटेन्स के स्नो जल्दी मेल्ट नहीं होते। एक्चुअल में होता क्या है कि वहां पर काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में आइस होती है और उनकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, काफी हाई होता है। तो बहुत हाई होने की वजह से वो बहुत ज्यादा मेल्ट नहीं करते, एट वंस नहीं, स्लोली काफी धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, द रीजन इज दैट आइस हैज ए हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू, अब देखिए यहां कितना ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, 3,36,000 जूल पर किलोग्राम, ठीक है, ये पर केजी लिखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये पर केजी लिखा है, देन इट मींस केजी इनवर्स है ये, सो दैट इज पर किलोग्राम। तो 3,36,000 जूल पर किलोग्राम, एक किलोग्राम को इतने जूल की एनर्जी चाहिए होती है मेल्ट होने के लिए। सोचिए, तो कहां से एट वन सारा स्नो मेल्ट हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई एट वन सारा स्नो मेल्ट नहीं होता। आगे, इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इन लेक एंड पॉन्ड डज नॉट फ्रीज ऑल एट वंस। कोल्ड कंट्रीज में जो भी पॉन्ड्स या लेक्स वगैरह होते हैं उनके पानी इकट्ठा नहीं जमते, और अगर बेटा अगर आपने देखा होगा, अगर जो कोल्ड लेक्स वगैरह होती है वो उनके ऊपर पानी जम भी जाता है तो क्या होता है, देखिएगा, मान लीजिए ये कोई वाटर रिसोर्स या लेक है, तो ऊपर का पानी ही केवल जमता है, यानी कि ऊपर की एक लेयर जमती है और नीचे पानी कंटिन्यू अभी भी स्टिल रहता है, यानी कि ऊपर की लेयर जम जाती है, नीचे का पानी रहता है, बस ऊपर की लेयर जमती है, ठीक है। अब ये लेयर धीरे धीरे मोटी होती जाती है, वो बात की बात है, अगर कॉन्टिन्यूअस कोल्ड हो रहा है तो ये लेयर धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, लेकिन सबसे पहले ऊपर की लेयर जमती है, ठीक है। तो वही कह रहा है, इन कोल्ड कंट्रीज ऑल लेक्स वाटर या पॉन्ड्स अचानक से सारा फ्रीज नहीं होता है, स्लोली प्रोसेस होता है, क्योंकि लेटेंट हीट काफी ज्यादा हाई होती है। आगे क्या कह रहा है, ड्रिंक्स गेट कूल्ड मोर क्विकली बाय एडिंग आइस पीसेस, ठीक है, देन द आइस कोल्ड वाटर। अब देखो, अगर हम पानी में आइस को डालते हैं तो पानी जल्दी ठंडा होगा, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल पानी में ठंडे पानी को डाल दें, 0 डिग्री सेल्सियस का ही क्यों ना हो, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्यों? अब देखिए होता क्या है कि आइस जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर चेंज करता है स्टेट को, और सेम टेम्परेचर का स्टेट में, दो अलग अलग स्टेट में मिलता है। तो अब देखिए होता क्या बेटा, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। अब देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस क्यूब है और 0 डिग्री सेल्सियस का बेटा वाटर है। तो अगर मान लीजिए मैंने एक ग्लास के पानी में इसको डाल दिया, तो ये पहले ग्लास के वाटर से उतनी हीट एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा कि ये क्या हो जाए, पहले मेल्ट होना स्टार्ट हो। तो ये सारी हीट एनर्जी लेके पहले इसको मेल्ट करेगा, और मेल्ट कितने डिग्री पे करेगा बेटा, सेम टेम्परेचर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा और ये जल्दी इसको ठंडा कर देगा। लेकिन जब हम पानी डालेंगे तो ये ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस का है, अब ये जैसे ही इसके अंदर जाएगा, ये इससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह उसको मेल्ट कर, क्या करेगा, एब्जॉर्ब तो करेगा, ऐसा नहीं एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन अब इसको मेल्ट नहीं होना है। तो ये इसके जो एक्सेस एनर्जी थी, इसने जो एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब की है, वो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको मेल्ट होना था और इसको मेल्ट नहीं होना है। तो ये केवल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा। तो इसीलिए जब आइस को डालते हैं तो ये जल्दी उसको कन्वर्ट करता है ठंडे पानी में, और इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये पानी जल्दी ठंडा होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ओके, आगे, when the ice is frozen lake start melting its surrounding become very cold। अब कह रहा है कि जब फ्रोजन लेक या कोई भी पॉन्ड वगैरह काफी आइस जम चुकी होती है और उसमें, और अगर वो मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं तो आसपास की सराउंडिंग कोल्ड होती है। तो भाई अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो यानी कि सराउंडिंग में हीट क्या हो गई, कम हो गई। तो जब आइस मेल्ट होती है तो सराउंडिंग के हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, तो सराउंडिंग की हीट क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन लगता है। और इसी वजह से जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वहां का एटमॉस्फेयर या वहां का टेम्परेचर कैसा लगता है, थोड़ा सा लो, यानी कि कोल्ड फील होने लगता है। जब भी कहीं पॉन्ड वगैरह या फिर आइस को ही आप देख लो, अगर आप आइस के पास अपने आप को ले जाओ तो भी आपको ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि आइस अगर मेल्ट होता है तो वो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो उसके सराउंडिंग का जितना भी एटमॉस्फेयर होता है वो थोड़ा सा कोल्ड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, आगे कह रहा है इट इज जनरली मोर कोल्ड आफ्टर ए हेल स्टॉर्म। मान लीजिए बर्फ गिर रही है, ठीक है, आइस ऊपर से गिरती है, बर्फ गिर रही है,
तो व्हेन द आइस मेल्ट देन ड्यूरिंग द बिफोर द हेल स्टॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो जब बर्फ की बारिश होती है तो बारिश होने के बाद ज्यादा ठंडक लगती है, उससे पहले नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि जब उसके बाद क्या होता है, जब बर्फ गिरती है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। लेकिन उससे पहले नहीं लगती, क्योंकि भाई उसको बर्फ बनना ही रहता है, तो वो हीट एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है, ताकि वो कोल्ड हो सके और आइस बन सके। इसलिए हमें एटमॉस्फेयर ठंडा नहीं लगता। लेकिन जब वो बर्फ गिरता है और उसे मेल्ट होना रहता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और इसलिए हमें क्या लगने लगता है बेटा, ठंडा लगने लगता है, ठीक है। तो जब भी हेल स्टॉर्म वगैरह आते हैं उसके बाद एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कैसा लगता है बेटा, कोल्ड लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। चेंज ऑफ स्टेट को देखा, मेल्टिंग और फ्यूजन को समझा, साथ ही साथ हम लोगों ने मेल्टिंग और फ्यूजन को लेकर यानी कि आइस को लेकर हम लोगों ने एक कर्व देखा कि आइस का कर्व किस तरीके से चेंज करता है, या फिर मेल्टिंग जब होती है और जब वेपोराइजेशन या बॉइलिंग होती है तब उसके कर्व्स को हम लोगों ने समझा। ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिर उसके इफेक्ट किस किस तरीके से, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इंप्योरिटीज का क्या इफेक्ट होता है, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने फिलहाल आज के लेक्चर में डिस्कस की, ठीक है बेटा। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन सब के बारे में भी डिस्कस किया। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें बेटा फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय बाय।